हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ हों, मस्त हों, ऐसी ही मेरी मनोकामना हो। तो चलिए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। वो है चैप्टर 8। चैप्टर का 8 मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक सेल क्या होता है और ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए बच्चों, बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो सबसे इनिशिएटिव अगर ऑर्गेनिज्म पढ़ना होता है तो उसमें से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना होता है। और आपको ये भी जानना होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीवन है तो वो जीवन क्यों है, कैसे है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो कौन है? सेल। यानी अगर हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे तो एक भविष्य के होने वाले डॉक्टर्स या एक भविष्य के होने वाले रिसर्चर्स को इस बात की जानकारी हो जाती है कि आखिर सेल काम कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक सेल। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब क्या? मतलब कि हम, आप, घोड़ा, हाथी, जितने भी, एक छोटी चींटी भी आपने देखा होगा सभी लिविंग हैं। अगर आप इसको पैर से कुचल दे तुरंत मर जाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं। यानी हमारे और आपके बॉडी में जो लिविंग एक्टिविटी है वो एक नॉन लिविंग से किस प्रकार डिफर है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करते हैं, हम एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। ये सब एक नॉन लिविंग मैटर नहीं करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। हमें इनके बेसिक स्ट्रक्चर में तब जाना होगा और जब बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिस प्रकार से आप याद करिए मैटर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई मैटर को अगर आप जैसे मेरे हाथ में चाक इसको हम छोटे छोटे से बारीक टुकड़ों में कर दें तो ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो चौक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि वो दिख रहे हैं। अगर हम उस एक एक चार के पार्टिकल को अगर माइक्रोस्कोप में रख करके तब उसको हम काटें तो एक सिचुएशन हम ऐसी भी पहुंचेंगे कि अब हम उसको और अधिक नहीं काट सकेंगे। तो उस अल्टीमेट पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? एटम नाम दिया गया था। उसी प्रकार से अगर हम हमारे बॉडी के एक लिविंग कंपोनेंट को निकाला जाए, यानी काटा ना जाए, लिविंग कंपोनेंट को, मानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक पूरा लिविंग सिस्टम हो, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तब हमको क्या दिखता है? एक सेल दिखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक माइस बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं माइस, अगर इस माइस के एक छोटे से मसल्स के टुकड़े को निकाल ले, ये मेरा उसका मसल्स का टुकड़ा है, और उस मसल्स के टुकड़े को फाइबर्स अलग अलग करके फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उस माइक्रोस्कोप में हमको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी अगर हम इसको तोड़ देंगे या काट देंगे तब हमको इसके अंदर से कोई लिविंग एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं होती दिखे, लेकिन जब तक ये लिविंग है तब तक ये फंक्शनल है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वर्क करती है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। यानी अगर हमारे बॉडी के मसल्स को, हेयर को अगर आप माइक्रोस्कोप में ले जाकर के देखेंगे तो आपको एक ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो लिविंग होगा। इसके अंदर एक लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी, आप में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी निकालेगी, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिहेवियर करेगा और ये लगभग सभी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो उसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सेल। तो सेल की एक डेफिनेशन हो जाती है। क्या डेफिनेशन हो जाती है? कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये हमेशा याद रखिएगा, सेल का एक डेफिनेशन है। क्या है? कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमेशा याद रखिएगा, वो बॉडी किसकी होनी चाहिए? किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमें सेल के बारे में जानकारी होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सेल आखिर हमें दिखा कैसे? सबसे पहले इसे किसने खोजा और क्यों आपके दिमाग की इतनी सरदर्दी को बढ़ा दिया? तो चलिए इस क्वेश्चन के भी आंसर को लेकर के हम आगे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल। एक्चुअल में होता है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा? तो देखिए, सेल की डिस्कवरी होने से पहले इस बात की डिस्कवरी होनी चाहिए थी कि माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने खोजा।
क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप से को तो न सेल दिखेगा और न सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर दिखेगा। तो कोशिश बहुत पहले से हो रही थी। करीब 17th सेंचुरीज में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे लकड़ी का एक पटरा लिया और उसको बाकायदा यहाँ पे पकड़ने वाला एक स्टेज बना दिया था और उस पटरे में एक छोटा सा होल कर दिया और उस होल में एक लेंस फिट कर दिया। और हम और आप सभी जानते हैं कि लेंस के अंदर चीज़ों को बड़ा करके देखने की काबिलियत होती है। तो दुनिया का जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बना था वो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। तो उन्होंने लकड़ी के एक बीच के टुकड़े के अंदर होल करके उन्होंने ऐसा एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप से वो किसी चीज़ को जब देखते थे तो वो काफ़ी इनलार्ज होते की दिखती थी। और उन्होंने उसी वजह से इन्होंने पानी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा। तो उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था और बैक्टीरिया को देखने की वजह से एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एक बैक्टीरिया देखा नहीं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गए। लेकिन इससे अभी भी हमको सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई थी। तो दूसरी जो सेल के बारे में जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो किए थे रॉबर्ट हुक ने की थी। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक की तरह से एक बांस की एक खोखली नली में इसका एक सिरा पॉइंटेड कर दिया और इस पॉइंटेड एंड पर एक उन्होंने लेंस लगा दिया और दूसरा एंड भी उन्होंने पॉइंटेड कर दिया और इस पॉइंट को भी क्या कर दिया, उन्होंने एक लेंस लगा दिया। इन्होंने इस लेंस को ऐसा एडजस्ट किया था इसके अंदर कि इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे दांत हुआ करते जैसे साइकिल का चक्का होता था और ये साइकिल का चक्का बाहर एक नॉब से कनेक्ट होता था। तो जैसे ही वो इसको घुमाते थे तो ये जो पाइप थी वो इस चक्के की वजह से ऊपर और नीचे होती थी और जब ऊपर और नीचे होती थी तब इससे क्या करते थे, वो लेंस के फोकस को एडजस्ट कर सकते थे। और फिर उन्होंने दुनिया का जो सबसे पहला दो लेंसों के साथ जुड़ा हुआ माइक्रोस्कोप बनाया, उसी का नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इससे इनकी तुलना में 100 गुना ज़्यादा चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक कार्क लकड़ी आती है, कार्क लकड़ी अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपने देखा होगा आप सभी लोगों के घर में आल्ता की शीशी होगी और आल्ता की शीशी के ऊपर आज भी ढक्कन नहीं आता बल्कि उसके ऊपर एक लकड़ी का एक डॉट आता है, तो वो कॉर्क लकड़ी की बनी होती है। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उसी कॉर्क लकड़ी को काट करके बहुत पतला सा एक मेम्ब्रेन बनाया और उसी मेम्ब्रेन को यहाँ पे रख करके उन्होंने यहाँ से देखा और देखने के बाद उनको कैसा नजर आया, उनको ये नजर आया, ये नजर आया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे बिल्कुल कैसे दिख रहे थे, बी हाइव्स की तरह से दिख रहे थे, मधुमक्खी का छत्ते की तरह से दिख रहे थे। तो उन्होंने मधुमक्खी के इन छत्तों को जैसे देखा तो उनके मुंह से एक वर्ड निकला, वो क्या निकला, सेल। अमेरिका में सेल का मतलब होता है जेल, तो उन्होंने जेल ही कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि हर एक चैम्बर्स की लेंथ, विड्थ और हाइट एक जैसी होती है जैसी अमेरिकन जेल थी। लेकिन चूंकि उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के खाली चैम्बर को सेल कहा था, इसीलिए एक एनिमल के बॉडी के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर यानी जो एक जीवित प्राणी जैसी संरचना दिखाई देती है, इसी नाते आज से उसका नाम हम लोग क्या नाम रख देते, सेल नाम रख देते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, लेकिन डिस्कवरीज उतनी आगे बढ़ी नहीं। फिर उसके बाद बच्चों एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से 50,000 गुना चीजों को बड़ा करके दिखा सकता था। मतलब उसमें हम एटम्स के लेवल तक के बारे में जानकारी ले सकते थे। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सेल के बारे में और भी बहुत कुछ डिस्कवरी हुई। उनके न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हुई, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी हुई, राइबोसोम्स के बारे में जानकारी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानकारी हुई और दुनिया भर के सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानकारी हुई। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास क्या डिस्कवर हुआ, डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंटोनियो, सिंपल माइक्रोस्कोप एंटोनियो वॉन
कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? इसको सबसे पहले नॉल एंड रुस्का ने बनाया था। नॉल एंड रस्का भी पढ़ सकते हैं हम। तो सबसे पहले इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो ये बताना चाहता है कि आखिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार डिफर होता है। तो चलिए, यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, जिसको हम लोग अमीबा कहते हैं। सभी आप जानते हैं। अगर आप पानी यानी तालाब के किसी भी गंदे पानी को लेकर के, अब उसको ड्रॉपर से लेकर के स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसी के एग्जांपल में है अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई दे आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इट इज बिकॉज ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of only one cell are called unicellular organism. You already think about that me why I am using the word organisms. यानी आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं आखिर ऑर्गेनिज्म वर्ड क्यों चुनी, जबकि ऑर्गेनिज्म मतलब एक बहुत बड़ा सा जीव भी हो सकता है, यानी उसके अंदर सभी लिविंग एक्टिविटी भी हो सकती है। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म वर्ड इसके लिए इस नाते यूज किया जाता है क्योंकि ये एक सेल वही काम करता है जो हम लोगों का पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा, सर हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारा हार्ट पंप करता है, हम अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो देखिए, आप सबके बॉडी में इन सबको काम करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है। जैसे खाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल है, फिर एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, फिर सर्कुलेशंस के लिए आपका हार्ट है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये खाना, क्योंकि खाने के लिए इसके पास कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, लेकिन जब भी ये अपने किसी शिकार को खाता है तो ऐसे एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जब ये शिकार इसके अंदर चला आता है तो वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कैद कर लेता है, और जब कैद कर लेता है तो इससे बहुत सारे एंजाइम फ्यूज कर जाते हैं, और जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो धीरे धीरे ये इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, यानी बहुत सारे अपच पदार्थ भी बनते हैं जो खाने के दौरान पचते नहीं हैं। फिर इनको बॉडी क्या करता है? यहीं से बाहर निकाल देता है। देखिए, खाना खाया न हमारे और आपकी तरह, लेकिन हाँ, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं था, लेकिन खाना खाया और खाना खा के पचाया और पचा करके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकाला। तो देखिए, हम लोगों के बॉडी में जितना काम होता था वो एक सिंगल सेल कर रहा था, इस नाते इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफिनीशन वही होगी, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल या मल्टी टाइप ऑफ सेल्स। कई प्रकार के सेलों के मिलने से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सब ऐसे देखिए, बहुत सारे सेल्स ऐसे एक दूसरे के साथ मधुमक्खी के छत्ते जैसे जुड़ जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्या हो सकता है? जितने पेड़ आप देखे हैं ये हो सकते हैं, जितने एनिमल आपने बड़े बड़े देखे होंगे वो हो सकते हैं। हम और आप भी ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिजल्टिंग प्रोडक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्वेश्चन होता है डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको डेवलपमेंटल के पुराने स्टेज में जाना पड़ेगा। यानी जब धरती पे दुनिया का जब सबसे पहला सेल बना तो वो एक अमीबा जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बने, और जब उस सेल के अंदर डिवीजन होना शुरू कर दिया तब वो बहुत एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में आ गया। और जब वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में आ गया तो सभी सेल एक ही काम को न करके उन सेल ने अपने अपने काम बांट लिए। और जब उन्होंने एक अपने काम बांट लिए तो उन्होंने कह दिया कि आज से आप काम करेंगे सोचने का। तो जो सेल सोचने का काम करने लगे वो बन गए ब्रेन। उन्होंने कहा कि आज से कुछ सेल्स काम करेंगे देखने का, जो सेल देखने का काम करने लगे वो बन गए आँख, कुछ बन गए ऑर्गन, कुछ बन गए मसल्स, कुछ बन गए बोन्स, और इस प्रकार से आप बन गए एक ऑर्गेनिजम्स। तो जब सेल ये डिसाइड करता है कि जब हम डेवलप्ड करें तो हम अलग अलग हिस्से को अलग अलग कामों में बांट दें, तो इसी को कहा जाता है क्या? डिवीजन ऑफ लेबर।
मीन्स व्हेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और फंक्शंस इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्वेश्चन होगा सर हाउ कैन इट विल बी डिवाइडेड इनटू द अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर। तो देखिए मेरे पीछे एक डायग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहां से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लिया कि ये मैंने कहा सेल, मान लिया ये एक सिंगल सेल है, एक अमीबा लाइक सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसा ही होता है। और जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ करके एक सेल के गुच्छे में कन्वर्ट हो गए तो हम सभी जानते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यानी अब ये बन गया टिश्यू। और टिश्यू क्या काम करते हैं, टिश्यू की खासियत होती है कि वो एक स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। यानी ये हो गया टिश्यू। और जब टिश्यू स्पेशलाइज्ड वर्क करने लगे, मतलब जैसे कि मैंने कह दिया कि उस सेल्स ने ये कह दिया कि आज से हमारा काम होगा सोचने का, तो सेल वैसे नहीं सोचेगा, फिर सेल उस एक स्ट्रक्चर अटेन करेगा। यानी उस ग्रुप ऑफ सेल ने मिलकर के एक आकार लिया और उस आकार को हम लोग अब कहते हैं क्या, ब्रेन। तो उसी प्रकार से एक आकार, जब टिश्यू ने एक आकार ग्रहण कर लिया तब वो बन गया ऑर्गन। अभी कुछ भी बन सकता है, ये ब्रेन बन सकता है, ये किडनी बन सकती है, ये लीवर बन सकता है, ये हार्ट बन सकता है, लेकिन बनेगा क्या, कोई ना कोई एक ऑर्गन बनेगा। और जब सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हो जाएं, जैसे अगर आपने एलिमेंट्री कैनाल को निकालेंगे, देखिए इस एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर आपका बक्कल कैविटी, उस बक्कल कैविटी से ऊपर आपका ब्रेन, और ब्रेन के आगे मुंह में यहाँ पे आपकी आंखें, बगल में कान, माउथ में जबान, और फिर उस एलिमेंट्री कैनाल के नीचे तो आपको अपने दोनों चेस्ट के साइड में आपको मिलेंगे लंग्स मिल जाएंगे सांस लेने के लिए। फिर लंग्स के पीछे आपको मिल जाएंगे क्या, आपको हार्ट मिल जाएगा। फिर एलिमेंट्री कैनाल नीचे आएगी, नीचे मिलेगा आपको किडनी मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल का लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, और उसी प्रकार से आपको बोन्स मिलेंगे, ब्लड वेसल्स मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वही यार कि जब ये सारे ऑर्गन बन गए तब ये सारे ऑर्गन एक सीक्वेंस में अरेंज हो गए, और जब सारे सीक्वेंस में अरेंज हो तो ये जुड़ गए। यानी जब सारे ऑर्गन जुड़ करके एक बॉडी को जिंदा रखने का परफॉर्मेंस देने लगे तब इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में ये सारे एलिमेंट्री कैनाल, आंखों सोचो अगर आपकी इस पूरे बॉडी को खोल दिया जाए तो केवल 2 आंखें, ब्रेन लगा दीजिए, मुंह लगा दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल लीजिए, लंग्स लगा दीजिए, किडनी लगा दीजिए, तो यहां तक हो गया ऑर्गन सिस्टम। अब इन ऑर्गन सिस्टम को एक बॉडी के आवरण को पहना दीजिए, यानी अब हमारे बॉडी का मसल्स का खोल उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, और जब मसल्स को खोल चढ़ जाएगा तो कौन बनेगा, हम। और जब हम बनेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो बात समझ में आया बच्चों। तो इस प्रकार से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने लगातार डिवीजन करते हुए एक लाखों करोड़ों साल के तक फिर जाकर के हमारे और आप जैसे नए ऑर्गेनिज्म को उसने बनाया।